क्लास 10th के लिए आज हम लोग सिविक्स के अंतर्गत सत्ता में साझेदारी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग होता क्या है। एक सामान्य भाषा में कहा जाए तो शासन करने की शक्तियों का बंटवारा करना। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती है या फिर केंद्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है, ये एक तरीके से सत्ता का विभाजन ही है, सत्ता की साझेदारी है, जिसमें कई समूह मिल करके शासन का कार्य संभालते हैं। अब ये सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और खास करके लोकतंत्र में इसको क्यों लागू किया जाना चाहिए, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम दो उदाहरण की चर्चा करेंगे। एक यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम की। आप लोग जानते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम का जो में रहने वाले जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भारत की स्थिति है कि कई जाति कई धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ की स्थिति यह थी कि बेल्जियम में लगभग 59% लोग, 59% लोग डच भाषा बोलते थे। 40% लोग जो है वह फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो है 1% लोग यानी 1% लोग वहाँ पर जर्मन भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे। तो इस स्थिति से देखा जाए तो कुल आबादी में डच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे यानी कि 59% और फ्रेंच भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक थे यानी कि 40% के आसपास। और यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ की स्थिति क्या थी? राजधानी ब्रुसेल्स में लगभग 80% जनसंख्या फ्रेंच भाषी थी, जबकि मात्र 20% लोग ही डच भाषा बोलने वाले थे। तो इस प्रकार की सामाजिक संरचना थी और इसी सामाजिक संरचना के बीच में डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इस संघर्ष का मुकाबला ब्रुसेल्स में किस प्रकार से किया गया, हम इस पर चर्चा करते हैं। बेल्जियम ने एक समझदारी दिखाई। उसकी समझदारी क्या थी? उसने सत्ता का बंटवारा कर दिया यानी कि पावर शेयरिंग की तकनीक को उसने स्वीकार किया। उसने एक संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के तहत एक जो है सत्ता के साझेदारी की रणनीति को देश में लागू किया। उसने कहा कि देश में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों बोलने वाले लोगों, दोनों भाषा के मंत्री बराबर संख्या में शामिल होंगे और संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जाना है तो जब तक दोनों भाषा के मंत्रियों का बहुमत नहीं मिलेगा तब तक संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब कि डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों बोलने वाले यानी दोनों समूह के लोग मिल करके शासन का कार्य करेंगे। इसके बाद ये तो केंद्रीय शासन की व्यवस्था हुई। राज्य स्तर पर उसने शासन की व्यवस्था की। राज्य स्तर पर भी यही व्यवस्था बनाई गई कि डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग आपस में मिल करके शासन का कार्य करेंगे, बहुमत के साथ शासन करेंगे। और इसके बाद छोटे स्तर पर जैसे हमारे देश में पंचायत की व्यवस्था है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्थानीय शासन की व्यवस्था, जिसको सामुदायिक शासन व्यवस्था कहा जाता है, सामुदायिक शासन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। सामुदायिक शासन का एक सामान्य सा मतलब होता है किसी विशेष जाति, धर्म या समाज पर आधारित व्यवस्था, किसी एक जाति या विशेष धर्म के लिए या विशेष समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है। तो इस सामुदायिक शासन व्यवस्था के तहत ब्रुसेल्स में ये व्यवस्था की गई कि जिस क्षेत्र में डच भाषा के लोग रहते हैं वहाँ पर डच भाषा के और उनकी संस्कृति के अनुसार शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। जिस क्षेत्र में फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं वहाँ पर इस पर फ्रेंच संस्कृति पर आधारित व्यवस्था को लागू की जाएगी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ लोगों के बीच में जो आपस में मनमुटाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और वर्तमान समय में बेल्जियम जो है यूरोप का सबसे शांत प्रिय देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने शासन में
सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग को इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया और उसके आधार पर व्यवस्था लागू की। अब एक दूसरे देश की चर्चा करते हैं, श्रीलंका, जो बिल्कुल भारत के दक्षिण में भारत से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ की स्थिति क्या है? 1958 में श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ। और श्रीलंका की सामाजिक स्थिति क्या है? श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से लगभग जो है 74% यानी 74% लोग सिंहली हैं। श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं सिंहली कहलाते हैं और सिंहली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो 74% आबादी श्रीलंका में रहने वाले सिंहली हैं, यानी कि वहाँ के मूल लोग हैं। शेष 18% जनसंख्या जो है वहाँ वह तमिल की है। इस तमिल में भी दो वर्ग हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल। इसके अलावा 7% यानी 7% जनसंख्या वहाँ की है जो कि ईसाई है, यानी कि हिंदू, सिंहली और ईसाई, ये 3 प्रमुख धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। अब श्रीलंका की सरकार ने एक अलग से ही योजना बनाई। उसकी योजना ये थी कि शासन में केवल और केवल सिंहली भाषा जानने वाले यानी श्रीलंका के मूल निवासियों को ही महत्व दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई कि सिंहली भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित कर दी गई। श्रीलंका के मूल निवासी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। बौद्ध धर्म को वहाँ का राजकीय धर्म घोषित किया गया, जबकि तमिल लोगों को, ईसाई लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस नज़रअंदाज का परिणाम क्या हुआ? वहाँ पर भीषण गृह युद्ध हुआ। लाखों की संख्या में सिंहली और तमिल मारे गए। आपको जानना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी तनाव का एक परिणाम था। राजीव गांधी ने सिंहली और तमिलों के बीच में जो है समझौता करवाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम ये निकला कि सिंहली की जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार की स्थिति हुई। श्रीलंका गृह युद्ध में फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि उसने श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल और ईसाइयों को नज़रअंदाज किया। परिणाम क्या हुआ? वहाँ के लोगों के मन में विरोध, सिंहली लोगों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हुई और यही विरोध जो है अपने ही सरकार के खिलाफ गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो दोनों एग्जाम्पल को जानने के बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि क्यों आवश्यक है सत्ता की साझेदारी किसी भी देश की शासन में क्यों आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन के रूप में भी बनता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कि सत्ता की साझेदारी जो है किसी देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष को समाप्त कर देता है। फिर से सुनेंगे, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में आपसी टकराव या गृह युद्ध की कोई भी संभावना जो होती है उस संभावना को समाप्त कर देता है। इसके बाद दूसरा, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में होता है कि जनता का योगदान अधिक से अधिक लोग शासन में शामिल करें, तो ये हमारा जो है नैतिक तर्क माना जाता है कि अगर हम लोकतंत्र का पालन करते हैं तो हमें सत्ता की साझेदारी अवश्य ही करनी चाहिए। फिर से ध्यान देंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। इसके पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। एक युक्तिपरक तर्क, युक्तिपरक मतलब क्या? सोच समझ कर लिया गया निर्णय परिस्थितियों के अनुसार। चूँकि अलग अलग समाज के लोग देश में रहते हैं तो सबके बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए, आपसी टकराव को समाप्त करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसको कहा जाता है युक्तिपरक कारण। और दूसरा नैतिक कारण, लोकतंत्र। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र का सैद्धांतिक रूप से ये कहता है कि हमें शासन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 2 उपयुक्त कारण हैं, युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण, जिसके कारण किसी भी देश में या किसी भी व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जाती है। शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।